नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये हमारे देश के लिए देखें तो ये इतिहास के पन्नों में एक बुरे दिन के रूप में याद किया जाता है। बात करें कि किस घटनाक्रम की आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 26/11 की जो आतंकी घटना थी, अपने देश में घटित हुई थी, उसको आज हम थोड़ा सा जो इतिहास के बातें हैं, जो पिछली बातें हैं, उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या था। क्योंकि मुंबई 26/11 का जो अटैक था वो हमारे देश के लिए कहें तो एक बड़े ही बुरे दिन के तौर पे याद किया जाता है। और 16 साल पहले जब ये घटनाक्रम हुआ था तो पूरा जो देश है वो सहम गया था। और इस आतंकी हमले में बड़ी संख्या में देखें तो अपने देश में कई सारे आम नागरिक मारे गए थे, कई सारे जवान, पुलिस और कई सारे ऐसे लोग थे जो इस घटनाक्रम में कह सकते हैं कि हताहत हुए थे, जो कहें तो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए लड़ रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या आने वाले समय में भी इस तरह की घटना हमारे देश में घटित हो सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अगर अपने देश में इस तरह का कोई आतंकी हमला हुआ तो क्या इससे कह सकते हैं कि सचेत होकर हमारी सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया, और कदम उठाया तो क्या है, या अपने देश में इस तरह के आतंकी हमला को रोकने के लिए आखिर क्या प्रयास किए गए हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी और अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके लिए कई सारे फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए गए। उनमें से कुछ जो कार्यक्रम है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला है वो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स है, जो सामान्य अध्ययन को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है उसको इसमें कवर किया जाएगा। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये 28 नवंबर 2024 से प्रारंभ होने वाला है। और इस फाउंडेशन कोर्स की जो बैच टाइमिंग है वो 11:30 AM है। कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें तो 3 वर्षों तक असीमित बार देखने की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। आपको प्रत्येक विषय पे, खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट कराए जाएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो फाउंडेशन कोर्स है वो आईएएस और यूपी यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो संचालित होने वाली परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया गया है। ये जो बैच है ये 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। इसमें पूरा पीटी और मेंस का जो सिलेबस है उसे कवर किया जाएगा। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 10:30 AM है। कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं इसमें अगर बात करें तो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष है। प्रत्येक विषय और संबंधित जो पार्ट है, सेक्शन है, खंड है, उन पर आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे जो राज्य हैं जैसे यूपी है, ठीक उसी तर्ज पे क्या है कि जो बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन तीनों राज्य संघ कह सकते हैं राज्य जो लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे बिहार के कह सकते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का कवरेज आपको प्राप्त होगा। बैच जो आरंभ हुआ है वो 18 नवंबर से आरंभ हो चुका है। इसके लिए जो बैच टाइमिंग है वो 3:30 PM है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया गया है। इसमें पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। इसके अलावा ये जो बैच है ये 21 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। बैच जो टाइमिंग है वो 8 AM है। इसके अलावा राजस्थान को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए आरएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किया गया। इसमें पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो आपका कवर किया जाएगा। इसके लिए जो बैच है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। बैच जो टाइमिंग है वो 8 बजे सुबह है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो सूचना थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है संस्कृति IAS.com
जो वेबसाइट है संस्कृति आईएएस की, वहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की जो घटनाक्रम जिसकी चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। ये घटनाक्रम है मुंबई 26/11 का जो आतंकी हमला था, जो आज से 16 वर्ष पहले हुआ था। और इस घटनाक्रम के कारण पूरा जो देश है वो एक तरह से सहम गया था, डर गया था। और इसमें देखें तो बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि जनधन की क्षति देखने को मिली थी। उस समय देश की जो कह सकते हैं जो आर्थिक राजधानी कहलाने वाली जो मुंबई शहर है, यहाँ पर 26 नवंबर 2008 में ये आतंकी हमला हुआ था। और इस हमले को अब देखें तो लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये जो भयंकर मंजर है, ये जो घटनाक्रम है, इसकी कह सकते हैं कि याद ताज़ा हो जाती है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले को आज 16 वर्ष हो चुके हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आया था वो लश्कर-ए-तैयबा का आया था, जिसके 10 आतंकियों ने मुंबई शहर पर हमला कर दिया था, आतंकी हमला किया था। 4 दिनों तक गोलीबारी के अलावा कई जगह पर देखें तो कई सारे विस्फोट इसमें हुए थे। इस हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ये आंकड़ा आधिकारिक है। इससे भी अधिक संख्या थी, जबकि 600 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये आधिकारिक आंकड़ा है, संख्या इससे कहीं अधिक थी। इस हमले में 16 कह सकते हैं ये जो आतंकी हमला है, कह सकते हैं 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसकी यादें अब भी कहें तो अपने देशवासियों के मन मस्तिष्क में आ जाती है। और इसी कारण से जब ये तस्वीर आती है तो फिर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 दिन के ऑपरेशन में भारतीय जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने इन 9 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसमें आमिर जो अजमल कसाब था, उसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिंदा पकड़ा गया था। बाद में उस पर कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया चली और उसके तहत वर्ष 2012 में उसे फांसी दे दी गई। थोड़ा सा इस घटनाक्रम को हम एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह से हुआ था, कहाँ कहाँ पर ये जो आतंकी हमला है, ये इसका जो क्रम था कैसे हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें तो कहाँ से शुरुआत हुआ, तो लियोपोल्ड जो कैफ़े है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। मुंबई पुलिस और जांच जो अधिकारी हैं उनकी माने तो हमलावर 2-2 की संख्या में 2 के गुट में बटे हुए थे और लियोपोल्ड जो कैफ़े है यहाँ पर पहुँचे। 2 हमलावरों ने अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी और इस कैफे में ज़्यादातर जो बैठे हुए कह सकते हैं कि व्यक्ति थे वो विदेशी थे। और इससे पहले कि वो लोग वहाँ कुछ समझ पाए, कुछ भाग पाए, सुरक्षित स्थिति में पहुँच पाए, हमलावरों ने जमकर यहाँ पर फायरिंग की और ख़ास तौर पे वहाँ से आगे बढ़ चले। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस कैफे में लगभग 10 लोग उस समय मारे गए थे। इसके बाद जो आतंकवादी है वो पहुँच गए कहाँ पे, वो पहुँच गए आपके छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है, यहाँ पर इस आतंकवादी घटना में सबसे अधिक लोग लगभग 58 लोग 58 लोगों के हताहत होने के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो देखे गए थे। इसके बाद अगर बात करें तो जो घटना हुई थी, जो आतंकवादी हैं वो पहुंचते हैं ओबेरॉय होटल में। ओबेरॉय जो होटल है ये व्यापारिक जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है और उस समय इस होटल में देखें तो जो आतंकवादी हैं वो पहुंचते हैं और ढेर सारा कहें तो गोला बारूद यहाँ पर वो उपयोग करते हैं, फायरिंग करते हैं। और माना जाता है कि उस समय इस ओबेरॉय होटल में लगभग 350 व्यक्ति मौजूद थे और यहाँ हमलावरों ने कई सारे लोगों को बंधक तक बना लिया था। बाद में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा गार्ड है, उसके जो जवान हैं, उन्होंने पूरी तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर जो हमलावर थे उनको मार गिराया। इसके बाद फिर से ये पहुँचे ताजमहल होटल। यहाँ पर इनके द्वारा कहें तो इसके गुंबद में आग लगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुआं कैसे निकल रहा है और इसकी जो याद है आज भी हम लोगों के मन मस्तिष्क में ताज़ा हो जाती है। गोलाबारी और धमाकों के बीच मुंबई की जो आन बान शान कहा जाने वाला जो ताजमहल होटल है, इसमें आग लग गई और इसकी जो इमारत है 105 वर्ष पुरानी है और इसी कारण से ये बड़ा ही कहें तो अपने देश के लिए एक तरह से यादगार या कहें ऐतिहासिक ये कह सकते हैं इमारत है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी ताज होटल विदेशी जो पर्यटक हैं उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नज़ारा दिखाई देता है और इस कारण से अधिक संख्या में जो पर्यटक हैं, जो नागरिक हैं, वो इस होटल में ठहरते हैं या इसके आसपास ठहरते हैं। होटल पर जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत
सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा थे। यहाँ पर गैदरिंग काफ़ी अधिक था और अचानक अंधाधुंध यहाँ पर गोलियां चलने लगी। सरकारी जो आंकड़े हैं उनकी माने तो ताजमहल होटल में 31 लगभग 31 लोग मारे गए थे और यहाँ पर 4 हमलावरों को, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सुरक्षा बल के जवान थे, उन्होंने इन्हें मार गिराया था। इसके बाद जो आतंकवादी हैं इनके द्वारा जो घटना अंजाम दी गई वो कामा अस्पताल में दी गई। कामा अस्पताल कहें तो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इसका जो निर्माण है एक अमीर व्यापारी ने 1880 में कराया था। तो आप समझ सकते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पुराना ऐतिहासिक ये हॉस्पिटल है। मुंबई पुलिस की माने तो 4 जो हमलावर हैं उन्होंने एक पुलिस वैन में कह सकते हैं कि उसको अगवा किया और फिर उसके बाद वो लगातार गोलियां चलाते रहे और इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में क्या कर गए, एंट्री कर गए, इसके अंदर घुस गए। कामा अस्पताल के बाहर मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद जो निरोधक दस्ता है उसके कई सारे जो कह सकते हैं कि इसके सुरक्षा बल के जवान हैं वो इसमें शहीद हो गए। खास तौर पे देखें तो जो हेमंत करकरे थे, आतंकवाद निरोधी दस्ते के वो चीफ थे हेमंत करकरे, और मुंबई पुलिस के जो अशोक कामटे हैं, विजय सालकर हैं, वो इस घटना में मारे गए। इसके बाद ये आतंकवादियों के द्वारा जो घटनाक्रम अंजाम दिया गया वो नरीमन हाउस में दिया गया। इसके अलावा अगर देखें तो नरीमन जो हाउस है ये इनके द्वारा टारगेट किया गया। नरीमन जो हाउस है ये चबाड़ लुबाविचिस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है और नरीमन जो हाउस है यहाँ पर हमलावरों ने कई सारे लोगों को टारगेट किया, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, लोगों को बंधक बनाया और जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया था। एक सेंटर था जहां यहूदी पर्यटक अक्सर आकर ठहरते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी एक लाइब्रेरी थी और यहाँ पर उपासना गृह भी मौजूद था और इस कारण से देखें तो यहूदियों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ एनएसजी जो कमांडो हैं उनको कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और फिर उसकी मदद से आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पर नरीमन हाउस में जो सुरक्षा बल के जो जवान थे वो यहाँ पर उतरे, फिर उनके द्वारा कार्रवाई की गई और फिर यहाँ पर जो भी संबंधित जो यहाँ पर आतंकवादी थे वो मारे गए। यहाँ पर देखें तो कई सारे जो लोग हैं हताहत हुए, लगभग 7 लोग यहाँ पर मारे गए थे, 2 हमलावर मारे गए थे और चबाड़ हाउस पर हुए हमले में इसका जो संचालन करने वाले गेवरील और उसकी जो पत्नी रिवरा है वो भी मारे गए थे इस आतंकवादी हमले में। उनका 2 साल का जो बेटा मोसे है वो ये बात थी कि वो बच गया था और यहाँ हमले में 6 यहूदी मारे गए थे। तो देखें तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि एक बुरा दिन था। हमले के बाद ताज होटल के गुंबद से निकलता हुआ धुआं आप देख सकते हैं और ये जो धुआं है ये आज भी हमारी यादों को ताज़ा कर देता है। इसके साथ होटल में बड़े स्तर पे नुकसान हुआ था। 28 नवंबर के बाद जो 29 नवंबर का दिन था 2008 का, वो मुंबई में आतंकवादियों के खात्मे के बाद ताज होटल के अंदर का जो दृश्य है आप देख सकते हैं। ताज होटल में लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान इस आतंकवादी हमले में हुआ था। अब थोड़ा सा बात करें कि इस पूरे आतंकवादी हमले में जो एकमात्र आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था वो था अजमल आमिर कसाब। आप देख सकते हैं कि ये इसकी फ़ोटो है और 26 नवंबर 2008 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के परिसर में आतंकवादी जो अजमल आमिर कसाब है ये घूमता हुआ आपको यहाँ पर दिख सकता है। इसके अलावा बताया जाता है कि छत्रपति जो शिवाजी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर गोलाबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। यहाँ पर इस्माइल खान सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराया गया, लेकिन बाद में जो आमिर कसाब है ये जिंदा पकड़ा गया। ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इस्माइल खान को मार गिराया था, जबकि अजमल आमिर जो कसाब है ये पकड़ा गया था। कसाब के खिलाफ करीब लंबे समय तक मुकदमा चला था और फिर कोर्ट के द्वारा उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 21 नवंबर 2012 का वर्ष आया और फिर पुणे के यरवदा जेल में उसे फांसी दे दी गई। तो ये पूरा घटनाक्रम है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमारे देश में इस तरह की घटना फिर से न हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी एजेंसियां हैं जो इसके लिए काम करती हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो यहाँ
यहाँ पर NIA है। फिर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जो संशोधन अधिनियम है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल इंटेलिजेंस जो ग्रिड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है ये हमारे देश की जो सुरक्षा है उसको कह सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने देश में जो इससे संबंधित कानून है, आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने कई कानून और अधिनियम पारित किए हैं। ये जो कानून है बहस और विवाद का विषय रहे हैं कि आखिर ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है कितना सक्षम है। ये अलग बात है कि अलग अलग मंचों पर इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ विधायी उपाय हैं जो पहले से मौजूद हैं या आज भी ये मौजूद हैं। गैर कानूनी जो गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है वो इनमें से एक प्रमुख है। आतंकवादी और विध्वंसकारी जो गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987 है, जिसे टाडा आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 है। विमान अपहरण विरोधी अधिनियम 2016 है। ये कई सारे अधिनियम हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये जो आतंकवादी घटना है एक बार फिर से चर्चा में है, तो हो सकता है कि ये जो कानून है, विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं। आज की चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। मुंबई पर किस वर्ष आतंकी हमला हुआ था? वर्ष 2010, 2008, 2009 और 2011। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो 26/11 की जो घटना थी, आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे ये पूरा घटनाक्रम आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। और इसके साथ ही हमने देखा कि अपने देश में इस तरह की कोई भी आतंकवादी जो घटना होती है या इस तरह के जो घटना है उस पर कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्थाएं, कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं जो इस पर नियंत्रण करती है। इसके साथ ही इससे संबंधित जो भी कानून, अधिनियम, प्रावधान है उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।